नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज अशोक आंदोलन की सीरीज को पूरा कर देते हैं। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अशोक आंदोलन गांधी जी का एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था और उसके पीछे की जो वजह थी वो कई थी। खिलाफत आंदोलन का असफल हो जाना, जलियांवाला बाग का विरोध करना और हिंदू मुस्लिम की एकता को दोबारा मंच पर लाना। तो गांधी जी ने दिल्ली खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता की और इलाहाबाद खिलाफत सम्मेलन में ये सुझाव दिया कि जब तक हम अशोक के शस्त्र को नहीं अपनाएंगे हिंदू मुस्लिम साथ साथ नहीं आएंगे। तो गांधी जी के ही सुझाव पर इलाहाबाद सेशन में अशोक के प्रयोग को सहमति दी गई। कुछ लोगों ने विरोध भी किया और वही विरोध आगे चलकर के अशोक आंदोलन में उत्पन्न होता है। तो अशोक आंदोलन का ड्यूरेशन हमने बताया था कि ये 1 अगस्त को शुरू होता है और 12 फरवरी 1922 को क्लोज होता है। जो वजह है चौरी चौरा की घटना और उसके बाद 12 फरवरी को बारदोली का प्रस्ताव। और हमने बताया था कि बारदोली प्रस्ताव और वर्धा प्रस्ताव दोनों में क्या समानता है। तो अब आइए चलते हैं आंदोलन की तरफ। तो ड्यूरेशन जो हो चुका था, इस आंदोलन में सबसे पहली विशेषता जो आएगी कि जहां से क्वेश्चन बनेंगे, तिलक की मृत्यु हो जाती है और ये 1 अगस्त को होगी, जिस दिन आंदोलन शुरू होगा। कुछ लोगों के लिए ये शॉकिंग न्यूज थी और लेकिन गांधी जी ने फिर भी कहा आंदोलन तो चलेगा, तिलक के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे और भारत की आज़ादी के लिए प्रयास करेंगे। तिलक की मृत्यु के बाद एक फंड की स्थापना की गई जिसको हम तिलक कोष या फंड कहते हैं, क्योंकि जब हम विदेशी चीजों का सहयोग करेंगे तो स्वदेशी को अपनाएंगे। बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए वस्तुएं चाहिए। तो जो कोष था ये तो बनाना ही था, लेकिन इसमें तिलक का नाम क्यों आया? क्योंकि तिलक की मृत्यु को हमने उस कोष के आगे प्लांट कर दिया। आपने देखा होगा कोई राजनीतिक पार्टी का नेता होता है, अचानक उसकी डेथ हो जाए तो सहानुभूत भारत की जनता इतनी भावुक है, तो सहानुभूति के आधार पर अगर वो अपने नौकर को भी खड़ा कर दें तो उसको भी एमएलए बना दें। तो हम कोष बनाना चाहते थे और इसी बीच तिलक की डेथ हो गई। अब इस कोष के आगे अगर हम गांधी कोष रखते तो शायद लोग उतना पैसा चंदे में नहीं देते, लेकिन तिलक की सहानुभूति के कारण लोगों ने दिल खोल के पैसा दिया और उस जमाने में 1 करोड़ से अधिक पैसा तिलक कोष में जमा हुआ। तो बस ये ध्यान रखना है कि हर आंदोलन की अपनी अपनी घटनाएं हैं, तो कौन सी घटना किसमें है। जैसे मूवी में स्टोरी होती है, तिलक का जाना, तिलक कोष का बनना। आगे आंदोलन जब शुरू हुआ तो जगह जगह हमने बाइकाट किया। तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए कुछ शैक्षिक संस्थाओं की भी स्थापना की गई। जैसे स्वदेशी आंदोलन में हमने पढ़ाया था, तो कई एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस आंदोलन में इस्टेब्लिश हुए, खोले गए। कौन कौन से खोले गए वह लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे बनते हैं उसको भी समझा देते हैं। तो प्रमुख एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया, विद्यालय, आज यूनिवर्सिटी है। इस संस्था की नींव इसी आंदोलन के दौरान पड़ी। कई संस्थान हैं जो इसी आंदोलन में स्टेब्लिश हुए। शिक्षा के लेवल पर हमने जो प्रयास किए
अगला है काशी विद्यापीठ, जिसको आज कहा जाता है महात्मा गांधी विद्यापीठ। आज भी संस्थाएं जीवंत हैं, अशोक आंदोलन के निशान बताती। इसी तरीके से गुजरात विद्यापीठ, ये कुछ प्रमुख संस्थाएं। इस तरीके से संस्थाएं भी डेवलप हुई। और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जो उसमें चेंज हुए वो ये जब अशोक आंदोलन प्रारंभ हो रहा था तो लोगों ने विरोध किया, गिरफ्तारियां भी हुई। तो इस आंदोलन में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता, और वो भी मुस्लिम नेता, मोहम्मद अली थे, फर्स्ट अरेस्टिंग। तो ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। पहले गिरफ्तार होने वाले नेता या व्यक्ति, फर्स्ट अरेस्टिंग इंग्लिश में मोहम्मद अली। जब यह आंदोलन प्रारंभ हुआ तो ब्रिटेन के जो सम्राट थे जेम्स फर्स्ट, उनके युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स भारत की यात्रा पर आए। हम कह सकते हैं भारत घूमने आए, मूड फ्रेश करने आए। तो उनके पिताजी का ही भारत उपनिवेश था, तो उनकी इंडिया विजिट थी। लेकिन जब हमने विरोध किया, प्रिंस ऑफ वेल्स जहां जहां गए हमने उनको काले झंडे दिखाए, प्रिंस ऑफ वेल्स गो बैक, ये साइमन कमीशन गो बैक। तो ये क्वेश्चन बनता है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा किस आंदोलन से संबंधित है, और निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक संस्था अशोक आंदोलन में स्थापित हुई? जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो ये सारी संस्थाएं इसी में डेवलप हुई। संस्था और है जिसका हम जिक्र करेंगे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। उसकी भी नींव इसी आंदोलन में पड़ी थी। हालांकि पॉइंट हम लिख नहीं पाए, लेकिन ओरल में बोल देता हूँ। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपनी कॉपी में इसको जरूर ऐड कर लें। अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय भी बना विश्वविद्यालय, सर सैयद अहमद खान और बाकी लोगों के प्रयास से। तो इसी आंदोलन की अगली विशेषता होगी प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विरोध। और कोशिश है कि चीजें बहुत सरल हो, आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, दिक्कत ना हो। पहली गिरफ्तार मोहम्मद अली और प्रिंस ऑफ वेल्स की विजिट का विरोध हुआ। आंदोलन जैसे जैसे आगे बढ़ा तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का समर्थन भी जरूरी था, और गांधी जी के इस आंदोलन को कुछ लोगों ने सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने विरोध किया। तो विरोध करने वाले जान लें, सपोर्ट करने वाले जो बचेंगे वही होंगे। तो अशोक आंदोलन का विरोध मुस्लिम लीग तो करेगी ही, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, जिसमें
प्रबल नेता थी एनी बेसेंट। इन लोगों ने कहा कि अभी जलियांवाला बाग के जख्म अभी सूखे नहीं है और एक नया आंदोलन चलाने की कोई जरूरत नहीं। गांधी जी जानबूझकर लोगों को आग में झोंक रहे हैं। गांधी जी का साइको बिल्कुल चेंज था। उन्होंने कहा कि अगर लोहा गर्म है तभी हम उस पर चोट कर सकते हैं, तभी वो आकार लेगा। अभी हमने जलियांवाला बाग के आंदोलन में घाव पाया है, तो जब ये सूख जाएगा तो हम बंदे की भावना नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि पब्लिक के अंदर भी गुस्सा है तो उसका फायदा उठाया जाए। जनता भी फिर आगे साइलेंट हो जाएगी तो कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए कांग्रेस की जो 2 अधिवेशन हुए उसमें अशोक आंदोलन का प्रस्ताव एक में आया, एक में पारित हुआ। तो समझाना ये चाहते हैं कि अशोक आंदोलन से संबंधित कांग्रेस का अधिवेशन कौन है। यहाँ पर एक बात और बता दें कि जितने भी महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं और जितने महत्वपूर्ण आंदोलन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्रमुख आंदोलनों को हम कांग्रेस के कुछ सम्मेलन से या अधिवेशन से जोड़ सकते हैं। जैसे स्वदेशी आंदोलन को मंजूरी बनारस सेशन में मिली, फिर कलकत्ता सेशन 1906 में दादा भाई ने भी इसको स्वीकार किया। अशोक आंदोलन की बात मैं कर रहा हूँ, इसके बारे में, इसके संबंध में 2 अधिवेशन है कांग्रेस के। पहला है कलकत्ता में, जब अशोक आंदोलन का प्रस्ताव आया लेकिन पास नहीं हो पाया, पारित नहीं हो पाया। दूसरा अधिवेशन है नागपुर में, जो विशेष अधिवेशन है, जिसमें कांग्रेस ने भी कहा कि चलो हम लोग गांधी जी का ही सपोर्ट करें, क्योंकि गांधी जी अपना आंदोलन स्टार्ट कर चुके थे। मजबूरी थी कि लोगों को उनका सपोर्ट करना ही था। आगे चलकर के जब हम दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह पढ़ेंगे तो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में उसको मंजूरी मिली। 1942 का जब हम भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, क्विट इंडिया, तो बॉम्बे सेशन में इसको मंजूरी मिली। तब अध्यक्ष थे आजाद, लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरीके से एक अच्छा सा क्वेश्चन बनेगा। तो अब अगली पॉइंट पर आ जाते हैं, इससे संबंधित कांग्रेस के अधिवेशन। तो कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन। कांग्रेस सेशन में सेशन उसका वर्ष, अध्यक्ष, उसकी विशेषता। तो जो प्रमुख सेशन है वो आप अपने को इवेंट से जोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिकली तैयार होते रहेंगे। सेशन पढ़ाने हैं 2। पहला सेशन कलकत्ता, सितंबर 1920। गांधी जी ने आंदोलन कब शुरू किया था? अगस्त 1920। गांधी जी की आंदोलन शुरू करने के बाद ये सेशन हुआ। अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। सभी लोग जानते हैं लाला लाजपत राय। जब ये सेशन हुआ तो इन्हीं विषय बाकी समर्थकों ने गांधी जी का विरोध किया कि अभी आंदोलन चलाना जल्दबाजी है, गांधी जी जो आंदोलन शुरू कर चुके हैं इसको आप बंद करो। गांधी जी ने इसको बंद नहीं किया। तो हम ये कह सकते हैं कि कलकत्ता सेशन में अशोक आंदोलन का प्रस्ताव तो आया लेकिन इसको मंजूरी नहीं मिली, ये पास नहीं हो पाया। ज्यादा थे ये संसद में बिल पास होते हैं, लेकिन गांधी जी ने आंदोलन को क्लोज नहीं किया। तो फिर विशेष सेशन बुलाया गया पहली बार नागपुर में। तो कलकत्ता सेशन में खास बात यही है कि अशोक आंदोलन का प्रस्ताव
प्रस्तुत हुआ, प्रेजेंट हुआ, लेकिन उसको स्वीकृति नहीं मिली, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्रपोजल प्रेजेंटेड बट नॉट एक्सेप्टेड, ये स्वीकार नहीं किया गया। स्वीकृति नहीं, केवल प्रस्ताव आया और इसमें जो विरोध है वो एनी और नेहरू यानी मोतीलाल नेहरू, जो भी मैंने पहले बताया था। लेकिन फायदा क्या? गांधी जी ने कहा कि हमें अपने आंदोलन को चलाने के लिए कांग्रेस जैसी किसी संस्था की जरूरत नहीं है। आगे उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में ये बात कही थी, मैं भारत की बालू से, मिट्टी से, रेत से यानी कितनी संस्थाओं को बना दूं, कांग्रेस की क्या औकात है। तो इस आधार पर वो जन समर्थन के साथ था। तो इसीलिए अगला सेशन होता है नागपुर में। दिसंबर 1920 और इसके अध्यक्ष बी राघवाचारी, पी राघवाचारी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनते हैं। इसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली, मंजूरी मिली। क्योंकि फायदा क्या, जिस असहयोग आंदोलन एक्सप्रेस को गांधी जी चला रहे थे, लोगों को लगा कि टोकेंगे गांधी जी, बंद कर देंगे और गाड़ी से उतर आएंगे। विरोधी पीछे से नाराज थे, हम बैठेंगे नहीं बस पे, हम जाएंगे ही नहीं, देखें कैसे चले जाएंगे। गांधी जी ने कहा कि चलो तो चलो, नहीं तो हम तो जा ही रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मजबूरी में फिर लोग पीछे से दौड़ दौड़ के, भाग भाग के असहयोग आंदोलन में शामिल हुए, जैसे जो विरोधी थे। और एनी बेसेंट ने गांधी के बारे में ये भी कहा कि गांधी जी अभी राजनीतिक बच्चे हैं, एक पॉलिटिकल चाइल्ड हैं, अभी उनमें अपनी मेच्योरिटी नहीं है। लेकिन फिर भी गांधी ने चलाया। अब यहाँ पर एक ह्यूमन साइको की हम बात करते हैं। आप किसी काम के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो, आपको अपने में भरोसा हो, लेकिन घर के जो मेंबर होते हैं, हर व्यक्ति का साइको निगेटिव एक जैसा नहीं होता, कुछ निगेटिव होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं। तो जैसे आप जाते हैं वैसे ही बिल्ली रास्ता क्रॉस कर देती, कोई छींक देता है, ये सब प्राकृतिक क्रियाएं हैं। लेकिन उसमें लोग रीडिंग ये लगा देते हैं कि बेटा इंटरव्यू देने मत जाओ, अपशगुन है, काम बनेगा नहीं, क्या फायदा। लेकिन बेटा कहता है कि हम जाएंगे तो है, बने चाहे ना बने, हमें अपनों पे भरोसा है। और सपोज करिए कि उसका इंटरव्यू नहीं सफल हुआ, और लौट के शाम को जब आए तो जिन्होंने टोका था वो कहेंगे देखो मैं कहता था ना कि बेटा मत जाओ, मान लो हमारी बात, हमारे बाल अनुभव से पके हैं, धूप से नहीं पके हैं। यही हुआ। जब गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो एनी बेसेंट और उनकी टीम ने गांधी जी को रोका टोका, चाहे तिलक की मृत्यु का बहाना हो, चाहे कोई भी हो। गांधी जी ने कहा हम तो करेंगे ही। लेकिन जब चौरी चौरा की घटना घटी और उसके कारण गांधी ने आंदोलन को अचानक बंद किया, तब एनी बेसेंट ने अपनी वही बात कही थी कि मैं कहती थी ना गांधी जी बच्चे जैसे हरकत करते हैं, और वही उन्होंने किया। एक अच्छा सा आंदोलन बंद कर दिया। तो ये सारी बातें हुई। ये तो इतिहास में होता है। हम घटनाओं को बाद में क्रिटिसिज्म करते हैं, समीक्षा करते हैं, क्योंकि जो हो चुका है वो हो चुका है। बस ये सीख सकते हैं जो गलतियां हुई हैं वो हम ना करें, जो अच्छाइयां हैं उनको हम एक्सेप्ट करें। इन सारी बातों के बाद आगे बढ़ते हैं। तो नागपुर अधिवेशन में इसको मंजूरी मिली और आंदोलन चला।
इस आंदोलन से संबंधित एक पॉइंट और है जो हमें याद आ रहा है, वो ये है गांधी जी ने अपने हर मूवमेंट में, हर आंदोलन में कोई ना कोई फेमस स्टेटमेंट जरूर बोला है। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने कहा था, डू और डाई, करो या मरो। रेत का स्टेटमेंट दिया था कि मैं भारत की बालू से कई आंदोलन खड़े कर दूंगा। नमक सत्याग्रह में उन्होंने 11 मांगे की थी, 11 डिमांड। तो इस आंदोलन में भी एक फेमस स्टेटमेंट दिया। देखिए हमारा जो लक्ष्य था वो होम रूल था, औपनिवेशिक स्वराज था, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते थे कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। बस ये था कि पूरी में तो अर्ध स्वतंत्रता मिले, जो राज्य है, प्रांत है, उसी में हमको प्रशासन का अधिकार मिले। तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि जिस तरीके से आप आंदोलन में सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी पब्लिक साथ में है, अगर आप सही तरीके से आंदोलन चलाते हैं और इसी स्पीड से, इसी कंडीशन में, इसी दशा से, इसी दिशा से चलता रहे, तो 1 वर्ष के अंदर हम आजाद होंगे, हमें स्वतंत्रता मिल जाएगी। अब वो चाहे पूर्ण हो चाहे आंशिक हो, लेकिन मिल जाए, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। यानी एक लाइन में कहें तो इंडिपेंडेंस अंडर 1 ईयर, हम 1 वर्ष के अंदर स्वतंत्र होंगे, हमें स्वराज्य मिलेगा। तो गांधी जी का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण था। जब गांधी जी ने ये स्टेटमेंट बोला, अब जो बस का ड्राइवर है वो ये कहता है कि आप शांति से बैठे रहो, ऐसे बैठे रहोगे तो हम आधे घंटे में कानपुर पहुंचा देंगे, नहीं तो 2 घंटा लगेगा। जब उसने कह दिया तो लोग सोचते हैं यार अब तो पहुंच ही गई, जब यही कह रहा है। तो गांधी ने जैसे ये कहा तो लोग सपने भी देखने लगे कि अब हम आज़ाद हो ही जाएंगे, और लगा भी हो जाएंगे। क्योंकि जब एक संगठन तरीके से आप देखते हैं कोई क्रिकेट मैच होता है तो बढ़िया सा मैच चल रहा होता है, 9 विकेट सुरक्षित हैं, ओवर भी सुरक्षित हैं, स्कोर बोर्ड पर रन ढेर सारे बन रहे हैं और बिल्कुल क्लियर है कि हम जीतेंगे। लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता है कि ताश के पत्ते की तरह पूरी पारी लड़खड़ा जाती है, या तो कुछ कमियां होती हैं, कुछ वीकनेस होती है। तो इसी संदर्भ में चौरी चौरा की घटना घट जाती है। इस घटना को बेस मानते हुए गांधी जी अपने आंदोलन को बंद कर देते हैं। लोगों के सपने वैसे ही टूटते हैं जैसे भुना हुआ पापड़ टूटता है, चट। और इसी आधार पर रिएक्शन बहुत तगड़ा था। जो युवा थे उन्होंने बंदूक उठा ली, जो सीनियर थे उन्होंने गांधी जी को छोड़ दिया। और गांधी जी को अपनी राजनीति करने के लिए लगभग 8 साल का इंतजार करना पड़ा। अगला आंदोलन 1930 में उनका शुरू हुआ। तो वही स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो सुनाएगा, स्वतंत्रता 1 वर्ष के अंदर प्राप्त, इंडिपेंडेंसी अंडर 1 ईयर। दिस स्टेटमेंट किसका है और किस आंदोलन में बोला गया? ठीक, चलिए। अगला फैक्ट है गांधी जी का स्टेटमेंट। स्वतंत्रता या स्वराज्य, एक वर्ष के अंदर प्राप्त, डॉट डॉट डॉट। इसमें 2 बातें हैं, पहले तो स्वतंत्रता और स्वराज, और फिर 1 वर्ष के अंदर, बिलो 1 ईयर। और इसी आधार पर ये आंदोलन अब बंद करने का वक्त आ गया। अब इसी से संबंधित इवेंट में लिख देता हूं। अगली इवेंट है इसी में, चौरी चौरा। जो हुई थी गोरखपुर में 5 फरवरी 1922। और इस इवेंट में था क्या आप जानते हैं? किसानों ने पुलिस वालों को घेर लिया था, लाठीचार्ज किया था। पुलिस वालों को सबक सिखाने के लिए थाने को घेरा, और भीड़ जब
उग्र हो जाती है तो नियम कानून ताक पे हो जाते हैं। उसी में कुछ अराजक और शरारती तत्व भी होते हैं। थाने में आग लगा दी और पुलिस वाले बाहर निकल नहीं पाए और देखते 17-18 पुलिस वालों की जान चली गई और कई घायल हुए। तो ये है चौरी चौरा, जिसने गांधी जी और उनके समर्थकों को हिला दिया। सोचा भी नहीं था ऐसा भी हो जाएगा। एक बढ़िया सा मैच जो हम जान रहे थे कि जीत जाएंगे, जो गांधी जी का ये दूसरा राष्ट्रीय मैच है, एक पल को लगा कि जीतेंगे, लेकिन अचानक कुछ गलत शॉट खेल के हम मैच गवा बैठे। ये एक ऐसी जर्नी थी, लगा कि हम समय से अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे, लेकिन रास्ते में हमने कुछ ऐसी हरकतें की कि आंदोलन चल ही नहीं पाया। तो उसी इवेंट को हम चौरी चौरा कह सकते हैं। तो इस घटना के आधार पर इसको इशू मानकर बारदोली बैठक हुई और इसी बैठक में 12 फरवरी 1922 इन गुजरात गांधी द्वारा और उनके समर्थकों द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्ति की घोषणा या कह सकते हैं निर्णय फाइनली हो गया कि अब आंदोलन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लोगों ने के बीच इसका जबरदस्त रिएक्शन था। वो रिएक्शन हम आपको दो तरीके से पढ़ाएंगे। अगली घटना स्वदेशी आंदोलन, मैंने बताया भी था, जो सीनियर लोग थे उन्होंने गांधी को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा, क्योंकि एक मोह भंग हो गया था। जो युवा था, जो बंदूक छोड़कर गांधी के साथ आया था चंपारण से अब तक, उसको भी लगा कि यार गांधी के आंदोलन में धोखा है, तो हमारी बंदूकें धोखा तो नहीं देती। और दूसरे दौर के जो उत्तर भारत में क्रांतिकारी आंदोलन शुरू होते हैं, जैसे HRA, जिसकी मेन घटना है काकोरी कांड, तो भगत सिंह सुखदेव का सैंडर्स मर्डर, ये सब हुआ जब गांधी जी 8 साल राजनीति से बाहर थे। क्योंकि बच्चे ट्रैक पर आ गए थे, गांधी जी हाशिए पर आ गए थे। तो आंदोलन यहाँ से, गांधी जी ने इस पूरी घटना के लिए अपने को दोषी माना, इसकी नैतिक जिम्मेदारी अपने आप ली। लोगों ने कहा कि आपकी इसमें क्या गलती। गांधी ने यही कहा कि बच्चे अगर शरारती हैं और गलती करते हैं तो सजा पेरेंट्स को ही मिलती है, तो उन्हीं के बच्चे। तो जो भी किया, चूंकि मेन लीडर था, तो इसी आधार पर गांधी जी अरेस्ट हुए और वो जेल में गए और आंदोलन वाले 3-13 हो गए। आंदोलन डाइवर्ट हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने बहुत फेमस स्टेटमेंट बोला था, जरूरी नहीं हर चीज आप लिखें, कुछ सुनना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास का मतलब है एक ब्रॉड सेक्शन है, हर विषय में इतनी गहराई होती है। सुभाष चंद्र बोस ने माई स्टिकर की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, उसमें लिखा है और कहा है कि यदि कश्मीर के किसी गांव में आग लग जाए, मान लीजिए, तो उसकी सजा तमिलनाडु में कन्याकुमारी के गांव को क्यों मिले। मतलब समझ रहे हैं? मतलब ये है कि अगर आपके सिर में दर्द है और झड्डू बाम लगा रहे हैं तो यहाँ लगाओ, लेकिन आप कहाँ लगा रहे हैं? तलवों में। उंगली में चोट है, बीटाडीन इसमें लगाना है, ना कि नाक के ऊपर लगाना है। अरे जिसकी सजा है उसको मिले, करे कोई और भरे कोई। ये तो असंगति हो जाती है। हिंदी आप पढ़ते हैं, हिंदी के वीडियो हम बना रहे हैं, इसमें हिंदी में कई अलंकार है, उसमें एक है असंगति अलंकार। असंगति का मतलब होता है कार्य और कारण बेमेल हो, जहाँ करता कोई है और भरता कोई है। जैसे चोट मुझको लगी, बेहोश कोई और हुआ, और गंध मैंने पी, मदहोश कोई और हुआ। यही चीज यहां भी थी। सुभाष चंद्र बोस ने यही कहा कि जिनकी गलती है आप उनको सजा दें, लेकिन एक अच्छा आंदोलन, इतने मुश्किल से जनता एक हुई और आपने उनको बीच रास्ते में ही छोड़ दिया। तो इसीलिए गांधी जी का विरोध हुआ। कुछ बाद में हम लोग समीक्षा कर सकते हैं कि कोई मैच हार जाते हैं कि रोहिणी ने सही जजमेंट नहीं लिया,
पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी, ओपनिंग अच्छी नहीं थी, ओपनिंग में दूसरे को आना चाहिए था। लेकिन कभी कभी कुछ निर्णय हालात देखकर किए जाते हैं, तो हो सकता हो उसमें हम ये लोग नहीं कह सकते कि क्या गलती क्या नहीं। गांधी जी हम लोगों से बहुत बड़े हैं, काफ़ी पहले समय, तो हम लोग केवल क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, समीक्षात्मक विवेचना कर सकते हैं। लेकिन जो भी हुआ, सुभाष चंद्र बोस और बाकी युवा भी गांधी से कुल मिलाकर नाखुशी थे। इसी आधार पर अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी का जेल जाना, क्रांतिकारियों को बंदूक उठाना, और जो सीनियर लोग थे अब उनकी बात करते हैं। कुछ ऐसे भी थे जो ऐसे बुरे वक्त में गांधी जी के साथ थे। वो अंत तक यही कहते थे कि गांधी जी में कोई दोष नहीं है, दोष तो परिस्थितियों का है। गांधीवाद था, है और रहेगा। जब तक गांधी जी देश लौट के नहीं आते हैं, हम उनके सिद्धांतों पर चलेंगे और हम अपनी राजनीति चलाते रहेंगे। जो गांधी के साथ जुड़े रहे, गांधीगिरी करते रहे, उनको हम इतिहास में नो चेंजर्स कहते हैं। हिंदी में बोले तो अपरिवर्तनवादी। जो चेंज हो गए, यानी जिसने कांग्रेस को छोड़ा, गांधी जी को छोड़ा, हालातों के अनुसार अपना अलग एक ट्रैक बनाया, कांग्रेस में विभाजन हुआ, उनको हम चेंजर्स बोलते हैं, हिंदी में परिवर्तनवादी। दैट इज कॉल्ड स्वराजवादी। तो स्वराज पार्टी कोई हम चेंजर्स ग्रुप कह सकते हैं। तो दो ग्रुप मिलते हैं, चेंजर्स ग्रुप और नो चेंजर्स ग्रुप, परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी। इसको सुन लीजिए, ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में लाएंगे जब स्वराज पार्टी पढ़ाएंगे। सुनते रहेंगे तो आसान होगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन व्यक्ति चेंजर्स ग्रुप में है और कौन सा नो चेंजर्स ग्रुप में। तो जो चेंजर्स ग्रुप है उनको स्वराज पार्टी में जोड़ दो, जो नो चेंजर्स है उनको गांधीवादी में जोड़ दो। जैसे 3 लोग हैं जो नो चेंजर्स ग्रुप में आते हैं, जो जिंदगी भर गांधी जी से जुड़े रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये नो चेंजर्स हैं जो गांधी जी के साथ थे। और चेंजर्स में जिन्होंने स्वराज पार्टी बनाई, इस मोतीलाल नेहरू, CR दास, सप्रू, सरदार विट्ठल भाई पटेल, ये सब चेंजर्स थे। क्योंकि ये चाहते थे कि अब कुछ नया तरीका खोजना पड़ेगा विरोध का। अब जनता के समर्थन से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता अब समर्थन करेगी ही नहीं, कि वो उसको गुस्सा आ गई। क्योंकि गांधी जी ने अचानक बंद किया आंदोलन, तो लोग आंदोलन से निकले और मुंह बनाते हुए, गाली देते हुए अपने अपने घर में चले गए होंगे। जैसे मैच कभी हम हार जाते हैं या कोई बस खराब हो जाती है, निकलो निकलो, अब आगे नहीं जाएंगे, तो भाई खुन्नस जो थी। तो अब कहा जाए पब्लिक से, चलो भाई फिर चलते हैं, कोई जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि धक्का देके आंदोलन नहीं चलता है, अंदर से मोटिवेशन जब होता है तब। तो स्वराजवादी पार्टी वाले चाहते थे कि जो विधान परिषद के इलेक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट किया जाए और असेंबली में मेंबरशिप बढ़ाई जाए, भारतीयों की संख्या बढ़े, और वहीं पर हम विरोध करेंगे। लेकिन जो चेंजर्स, नो चेंजर्स वाले थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि ये सब बातें इसमें सही नहीं है। इसी आधार पर स्वराज पार्टी का गठन हुआ। तो हमारी अगली हेडिंग होगी, अगला जो आज़ादी का पड़ाव है वो है स्वराज पार्टी, 1923, 1 जनवरी 1923। तो यहाँ रखिए, अशोक आंदोलन में मैक्सिमम चीज़ें जो आने लायक थी वही मैंने बताई, बाकी तो हरि अनंत है और हरि कथा अनंता। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।